नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और यहाँ पे हम एक क्रिएटिव राइटिंग का एक वीडियो डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे देखिए और इससे क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। जो 27 तारीख के एग्ज़ाम है आप लोगों का बीए सेमेस्टर 1 का, तो इसे पढ़कर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य को परिभाषित करते हुए जीवन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो साहित्य को परिभाषित करें तो साहित्य है क्या? सबसे पहले साहित्य है क्या? तो देखिए, साहित्य मानव जीवन का एक दर्पण है जो समाज, संस्कृति और विचारधारा को अभिव्यक्त करता है। इसे भाषा के माध्यम से कल्पना से और भावनाओं और विचारों का कलात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण कहा जा सकता है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को ज्ञान, संवेदनशीलता, नैतिकता से भी समृद्धि करता है। जैसे साहित्य क्या है? साहित्य दर्पण का मतलब मानव के जीवन का दर्पण है, क्योंकि जैसे आदमी अपना जीवन गुजारता है वैसे वैसे एक साहित्य में लिखते जाता है ना। यह समाज और संस्कृति के विचारधारा को आपके सामने रखने का प्रयास करता है और आपकी जो कल्पना है, जो आपकी भावना है, जो आपके विचार है, वह एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। और साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन है, न ही इससे सिर्फ आप हंसी ठिठोली करते हैं। यह व्यक्तित्व मतलब कि यह आदमी के अंदर जो ज्ञान है वो भी बढ़ावा देता है, संवेदनशीलता, और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए रास्ता भी दिखाता है। साहित्य समाज के विभिन्न पहलू जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को दस्तावेज है दस क्योंकि जैसे जैसे आप देखिएगा कि साहित्य के अनुसार ही तो हर चीज़ हम चलते, जैसे हमारा संविधान है तो क्या है, एक साहित्य है और इसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो यह आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक भी है ना, इसके अनुसार हम चलते हैं, है ना। और आगे देखिए तो क्या कहता है कि साहित्य समाज के विभिन्न पहलू जैसे कि आर्थिक ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है रचनात्मक लेखन क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। रचनात्मक लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचार, भावना और कल्पना को मौलिक और कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा और निबंध जैसे विधाएं शामिल होती है। तो रचनात्मक लेखन एक प्रक्रिया है जिसमें विचार, भावना और कल्पना को मौलिक कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारे विचार है, जो हमारे भावना है, या हम जिसे कल्पना करते हैं, वह क्या होता है कि हम प्रस्तुत करते हैं दूसरे के सामने। इसमें जैसे कि कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया और आत्मकथा चाहे निबंध, ये सब एक क्या है, एक रचनात्मक लेखन का एग्जाम्पल है। रचनात्मक लेखन व्यक्तित्व विकास का माध्यम है, क्योंकि रचनात्मक लेखन के पढ़ने से ही हम क्या करते हैं कि हमारा विकास होता है और यह व्यक्ति के विचार को क्या करता है, स्पष्ट और सुंदरता रूप से प्रदान करता है। जैसे हम किसी चीज़ को लिखते तो क्या करते हैं, जितना अच्छा से हम बोल नहीं पाते उसे हम लिख पाते हैं, और यही रचनात्मक लेखन का एक बहुत अच्छा महत्व है। लेखन शैली न केवल पाठकों को प्रेरित करता है, बल्कि लेखन की कल्पना और रचनात्मकता को भी क्या करता है, विकसित करता है। इसके महत्व का एक पहलू यह भी है कि समाज को प्रेरित करता है, क्योंकि रचनात्मक लेखन के हिसाब से ही तो लोग पढ़कर इसे क्या करता है, प्रेरित होता है। जैसे आप कोई मोटिवेशन वाला कोई किताब पढ़ लीजिए तो क्या है, यह किसी के द्वारा, किसी के काल्पनिक या किसी के वास्तविक रूप का एक विचार है जो इसमें लिखा हुआ होता है, और मानवीय संवेदनाओं को क्या करता है, उभरने का अवसर देता है। जो मानव के अंदर जो कल्पना है, विचार है, उसे क्या करता है कि बाहर आने का क्या अवसर देता है। रचनात्मक लेखन से एक अपने भावों और अनुभवों को क्या करते हैं, साझा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी जो किताब लिखा है वह किसी का विचार है और दूसरा क्या है, उसकी कल्पना है। तो कल्पना है तो क्या अभी वो लिख लिए हुए,
क्योंकि यही किताब जो हम पढ़ रहे हैं मान लीजिए तो किसी के द्वारा लिखा गया कल्पना है या किसी का विचार है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये रचनात्मक लेखन के अंदर ये सब आता है। चलिए तीसरा सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के महत्व पर प्रकाश डालें। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आज के युग में सूचना और संचार का सबसे प्रभावी साधन बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है कि अभी के जो जो युग है इसमें क्या है, सूचना और संचार, किसी चीज़ के बारे में जानना है तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक का हम यूज करते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ना। इसी के द्वारा यह हम अभी देख रहे हैं। जैसे हम देखिए कि दूरदर्शन, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसके माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, मनोरंजन, आप शॉर्ट देखते रहते हैं कभी कभी, तो ये मनोरंजन का साधन हुआ। जागरूकता, आप कभी कभी अच्छे वीडियो देखते रहते हैं तो इससे आप जागरूक होते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के एक महत्व है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यह सूचना को त्वरित और व्यापक रूप से पहुंचाने में सक्षम होता है। क्योंकि जैसे जब भी हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो यह सूचना है और यह आपके पास गया, किसी और के पास गया, तो यह व्यापकता है क्योंकि ये दूसरे के पास एक तुरंत में चला जाता है। हमने अभी आपको मान लीजिए इस वीडियो को अपलोड किया और आप देखें तो क्या हुआ, यह एक माध्यम है और आपके पास पहुंचने में क्या है, सक्षम है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास, ई पुस्तक और वीडियो सामग्री ने छात्रों के लिए ज्ञान प्राप्ति को सरल बना दिया है। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जैसे पहले देखिए कि हम कोचिंग जाते थे तो कोचिंग जाने के बाद हमें इसकी जो वीडियो है नहीं मिलती थी और हमें कोचिंग जाना ही पड़ता था ऑफलाइन, तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते। लेकिन अभी ऐसा है नहीं ना। जैसे आप वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ई पुस्तक पढ़ सकते हैं, चाहे वीडियो सामग्री आप कुछ भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसका, क्योंकि इसके माध्यम से लोग वैश्विक मुद्दे से जुड़ते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग क्या है, ऑनलाइन ही अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपने कमाने का जरिया क्या है, ऑनलाइन रखे हुए हैं और अपने विचार साझा करते हैं और व्यवसाय विज्ञापन के क्षेत्र में भी क्रांति आई है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे व्यवसाय है, बहुत सारे जो ऐसे काम है जो ऑनलाइन के माध्यम से ही होने लगा है। तो ये सभी इसका एक अच्छा महत्वपूर्ण एक अगला क्वेश्चन है कि कहानी अथवा नाटक की आधारभूत संरचना का वर्णन करें। तो कहानी अथवा उसका आधारभूत संरचना, चाहे नाटक की आधारभूत संरचना क्या है, वही ना। तो देखिए, कहानी और नाटक साहित्य की वो विद्या है जो जीवन की घटनाओं और भावनाओं को क्या करता है, रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। आप कहानी ले लीजिए चाहे नाटक ले लीजिए, अगर उसमें रोचक नहीं होगा तो आप देखने जाइएगा, नहीं जाइएगा, कोई भी नहीं देखने जाएगा। आप ही क्या, हम भी नहीं देखने जाएंगे, कोई नहीं देखने जाएगा, क्योंकि अगर वो रोचक नहीं होगा, मनोरंजन पूर्ण नहीं होगा नाटक चाहे कहानी, तो कहानी हुआ कैसे। मनोरंजन पूर्ण कहानी में देखिए, नाटक और कहानी में दोनों में आप दुखी भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं, है ना। तो इनकी आधारभूत संरचना बहुत सारे हैं, तो इसमें से देखिए कौन कौन है। पहला प्रस्तावना है, इसमें कहानी या नाटक का परिचय होता है, मुख्य पात्र की पहचान होती है और प्रारंभिक घटना का वर्णन किया जाता है। जैसे आप फिल्म लीजिए तो फिल्म में क्या होता है, सबसे पहले कौन हीरो है, कौन गुंडा है, कौन उसमें हीरोइनी है, इस सब के बारे में बताया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मुख्य पात्र की पहचान, वही ना, कि कौन कौन हीरो हीरोइन और कौन गुंडा, इसमें का मुख्य पात्र कौन है। फिर प्रारंभिक घटना, शुरुआत होती है कहानी की। उसके बाद क्या होता है, बीच में कि जाकर संघर्ष होता है। जैसे कि कोई फिल्म ले लीजिए तो उसमें कोई लड़का है, लड़की है, क्या है, कोई हीरो हीरोइन है, तो शुरू में क्या होता है कि उसकी जो पहचान होती है। उसके बाद तो क्या होता है कि दोनों में के बीच
प्यार व्यार होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसे उसके मामा पापा चाचा उस हीरो को मारता है, तो बीच में संघर्ष की बात चलती है जो कि मुख्य समस्या या घटना का उजागर करता है। उसके बाद क्या होता है कि चरम बिंदु पर आता है। इसमें कहानी या नाटक का सबसे रोमांच होता है। और इसमें क्या होता है चरम बिंदु में कि हीरो जाकर हीरोइनी को बचाता है, यह एक अच्छा हिस्सा होता है। और परिणाम में लास्ट में क्या होता है कि यह भाग समस्या के समाधान और पात्रों के जीवन में आए बदलाव को दर्शाता है। और लास्ट में क्या होता है कि हीरो जीत जाता है और विलेन जो होता है वो हार जाता है। तो क्या होता है, एक समाधान दिखाया ना। और कहानी और नाटक के माध्यम से लेखक सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावना को क्या करता है, गहराई से प्रस्तुत करता है। तो ये सारे जो मुद्दा है, यह कहानी और नाटक के माध्यम से एक अच्छा चीज़ दिखाई देता है उसमें, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न यह है, चौथा या पांचवा या आप अंगा कर लीजिए। तो शब्द किसे कहते हैं और इसके भेद पर प्रकाश डालें। तो शब्द की बात करें तो शब्द होता है क्या, वर्णों का मेल होता है। अब जानिएगा कि वर्ण क्या है। तो वर्ण की बात करें तो वर्ण वह सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है किसी शब्द की, है ना, जो वर्ण से मिलकर ही शब्द बना होता है। जैसे आप राम ले लीजिए, तो राम क्या है, राम में र है और अ है फिर म है, तब ना र जोड़ अ जोड़ म राम बना। तो यह राम क्या है, एक शब्द है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई है क्या है, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि आप शब्द से ही किसी वाक्य को बनाते हैं ना, जिसका अपना कोई अर्थ होता है ना। आप देखिए राम ले लीजिए, तो आप राम लिए, तो राम का मतलब है कि किसी लड़का का नाम है। और वही मान लीजिए कमल है, तो आप मान लीजिए ये कमल है। और एक मिनट, हाँ, मान लीजिए ये कमल है, तो कमल क्या है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है फूल है। कोई फूल है जिसके बारे में आपके अंदर छवि आया उसका, जैसे हम कमल का है तो आपके अंदर क्या आया, एक छवि आया, एक चित्र आप बनाए। और वहीं पर लिख लीजिए कि हम लिखे ल म क, इसका कोई मतलब है, इसका मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि इसका कोई अपना अर्थ होता है ना, और अपना अर्थ होता है। और यह ध्वनि अक्षर और अर्थ का मेल होता है। जैसे ध्वनि मतलब आवाज़, अक्षर मतलब कि आप जानबे करते हैं वर्ण, और क्या आता है, और अर्थ का मतलब आप अभी बता दें कि किसी चीज़ का जो नाम ले तो आपके अंदर उसका इमेज बना, तो क्या हुआ, वह शब्द हुआ। शब्द वाक्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो ये शब्द है, मान लीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या, शब्द। तो यह एक वाक्य है ना, पूरा एक वाक्य हुआ। शब्द मिलकर ही क्या होता है, भाषा वाक्य बनता है। शब्द और शब्द मिलकर ही वाक्य बनता है। अब शब्द के भेद, तो शब्द के भेद की बात करें तो देखिए, पहला है तो यह सार्थक शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका कोई स्पष्ट अर्थ होता है। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक मतलब किताब, तो यह एक किताब है। पानी, तो अब पानी के बारे में बोला, तो पानी का मतलब क्या हो, कोई भी पानी हो, मान लीजिए गिलास में पानी है उसको भी पानी कहिएगा। निरर्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ स्पष्ट न हो। जैसे डमडम, तो डमडम क्या, कुछ पता चलता है, नहीं ना पता चलता है। हाँ, इससे पहले अगर लिखा होता है कि डमरू डमडम बजता है तब ना होता है, सीधे डमडम है, तो डमडम के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे आप पता चलेगा। तीसरा है व्युत्पन्न शब्द, जो किसी मूल शब्द से बने होते हैं। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई मूल शब्द किसे कहते हैं, मूल क्रिया को कहते हैं, जिससे कोई चीज़ का होने का पता चलता है। जैसे पढ़, तो पढ़ मतलब यह मूल क्रिया हुआ, मूल शब्द हुआ, और उसी में आई लगा दिए तो क्या हो गया, पढ़ाई। तो पढ़ाई एक शब्द है जो कि एक मूल शब्द से मिलकर बना होता है। शब्द का चौथा प्रकार है यौगिक शब्द, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रेल और मार्ग, तो रेल और मार्ग मिलके क्या हुआ, हाँ, रेल और मार्ग मिलके क्या हुआ, रेल मार्ग। तो रेल का मतलब क्या आप जानते हैं, जहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उसे क्या हो गया,
रेल मार्ग मतलब रास्ता, तो रेल और मार्ग में क्या है कि रेल और मार्ग का मतलब होता है, रेल मार्ग का मतलब होता है रास्ता। ठीक, तो शब्द खत्म हो गया। अब नया क्वेश्चन है, कला के लेखन से कला की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है। तो कहता है कि कला मानव जीवन का अभिन्न अंग है जो सौंदर्य, रचनात्मकता और संवेदनशीलता को उजागर करती है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि भावनाओं और विचारों का अभिव्यक्त करने का माध्यम है। कला की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है और उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। तो क्या कहता है कि कला जीवन का अभिन्न अंग है। हाँ, सही बात है, क्योंकि कला ही है तो हम आपस में देखते हैं, और आपस में देखिए बात करने का एक कला होता है, चाहे अभी हम आप देख रहे हैं तो यह भी एक कला है ना, जो सौंदर्य और रचनात्मकता और संवेदनशीलता को उजागर करता है। देखिए कला का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कोई अच्छा आदमी हो, हर जगह कला है ना, और केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह भावनाओं का भी है और यह दूसरे के सामने यह प्रकट करता है भावना को। कला की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान होती है। क्योंकि अगर आपके अंदर कला है, जैसे आपके अंदर कला के मतलब कि आपके अंदर वह ज्ञान है, आपके अंदर वह इंटेलिजेंसी लेवल है, तो आप अच्छे तरह से उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ध्यान करने आता है, तो क्या हुआ, ध्यान करने आता है तो इसके माध्यम से आप क्या करिएगा, अपने आप को क्या करिएगा, शांति प्रदान करिएगा, उसकी कल्पना को शक्ति को बढ़ावा देता है। कला के विभिन्न रूप है, जैसे चित्रकला। चित्रकला में अगर आपके पास वह ज्ञान है चित्रकारी का, तो चित्रकारी आप कर सकते हैं ना, चित्रकारी का आपके पास ज्ञान है। वही संगीत, जैसे मान लीजिए बहुत सारे गायक हैं, गायक मान लीजिए अरिजीत सिंह हैं, तो उनके पास क्या है, इंटेलिजेंट है वो, इसके बारे में उसके पास ज्ञान है। नृत्य, नृत्य का मतलब डांसर, तो जो डांसर होता है क्या होता है, उसके पास उनका अपना एक इंटेलिजेंस लेवल है जिससे वह दूसरे को अपने प्रति आकर्षित करता है, डांस करता है। मूर्तिकला और वही व्यक्ति की रचनात्मकता को साकार करती है ना। यह समाज के सामंजस्य स्थापित करने और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और नैतिक मूल्यों को प्रचार प्रसार करने में मदद करती है। कला समाज की प्रगति में योगदान देकर व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति और संतोष का अनुभव कराती है। तो कला क्या है कि आदमी को जो आत्मसम्मान देता है, जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर हो गए, तो उनके पास क्या कला है कि वह क्रिकेटर है, और क्रिकेट के माध्यम से वे क्या है कि उनको सम्मान मिलता है, लोग उसे बहुत बड़ा खिलाड़ी कहते हैं, और दूसरा आदमी के पास भी कला है, उसके माध्यम से लोग जाने जाते हैं। दूसरा जो है बाल साहित्य की विशेषताएं। बाल साहित्य बच्चों की रुचियों, समझ और अनुभवों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। बाल के मतलब होता है बच्चा, मतलब कि छोटा बच्चा, साहित्य के मतलब किताब, तो बच्चों को जो ध्यान में रखकर लिखा जाता है, क्योंकि बच्चे तो बड़े वाले बात पढ़ेंगे नहीं, तो बच्चों को जो किताब होता है, जो उसका साहित्य होता है, उसके ध्यान में रखकर पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। तो इसके प्रमुख विश्लेषण सरल भाषा होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और कथा अनुसार होना चाहिए। क्योंकि बच्चे के जैसे अब बच्चे थे तो आपको कैसा कहानी अच्छा लगता था ना, है नैतिक मूल्य, साहित्य सीखता और जिज्ञासा को प्रोत्साहन करने वाले विषय होते हैं। तो क्या होता है, बच्चे में जानने की है ना उत्सुकता ज़्यादा होती है, तो वह उसे जानने चाहते रहते हैं। बाल साहित्य में कल्पना और वास्तविकता का संतुलन मिश्रण होता है। इसमें चित्रों का उपयोग अधिक होता है ताकि बच्चे आसानी से कहानी समझ सके, और साहित्य बच्चों के व्यक्तित्व विकास, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का प्रमुख साधन है। बाल साहित्य में क्या होता है कि जैसे आप देखिएगा, जैसे जैसे आप पहला में थे, दूसरा में थे, तीसरा में थे या चौथी पाँचवा में थे ना, तो उसमें हर एक कहानी के साथ साथ है ना चित्र बनाकर दिया जाता था ताकि आप उस चित्र के साथ समझें।
तो बच्चे वाले जो साहित्य होते हैं उसमें चित्र भी दिया जाता है ज़्यादा, ताकि बच्चे को देखकर उसको कल्पना कर सकते कि आखिर में कहानी क्या कहती है, जिससे बच्चे में क्या होता है, व्यक्तित्व में विकास होता है, यह ज्ञानवर्धन होता है, उसे याद रहता है बहुत दिन तक और उसे पढ़ने में क्या होता है, मज़ा आता है ना। अगला लेख है पुस्तक समीक्षा। पुस्तक समीक्षा किसी पुस्तक के विषय, शैली, कथानात्मक या कथानक और पात्रों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन है। यह पाठकों को यह निर्णय लेने पर सहायता करती है कि पुस्तक उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार है या नहीं। एक अच्छी समीक्षा में पुस्तक का उद्देश्य, लेखन की शैली और विषय वस्तु की गहन विवेचना होती है। समीक्षक अपनी राय को निष्पक्ष और संतुलित करके प्रस्तुत करता है और पुस्तक समीक्षा साहित्य की गुणवत्ता को समझने और उसे लोकप्रिय बनाने का माध्यम है ना। अगला है व्यंग्य लेखन। तो व्यंग्य लेखन में क्या होता है कि समाज की विसंगति और कमियों पर हास्य के माध्यम से प्रहार करने की विद्या है। व्यंग्य लेखन के मतलब कि जैसे कोई समाज गलत दिशा की ओर जा रहा है तो उसे आप मजाक मजाक में उस पर लिखते हैं। इसमें कथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक न केवल हंसे बल्कि उसे आत्ममंथन भी करे। उसमें क्या होता है कि ऐसे बातें लिखा होता है जिससे आप पढ़कर आपके अंदर हंसी आती है ना। और यह प्रमुख विशेषता इसका तीखा और व्यंजनापूर्ण स्वर है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम है। यह विधा राजनीतिक, सामाजिक और मुद्दों और सांस्कृतिक विसंगति को उजागर करने के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। क्योंकि वैसे कहिएगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में कुछ कहना है तो आप सीधे जाकर कह दिए, तो सीधे जाकर कहने से क्या उससे खराब लगेगा। तो आप उसे इस प्रकार कहिए कि उससे खराब भी न लगे और वह उस बात को समझ जाए। तो यह कैसा होता है, व्यंग्यात्मक लेखक होता है ना लेखन। अगला है उपन्यास के तत्व। उपन्यास के तत्वों की बात करें तो उपन्यास कथा साहित्य की प्रमुख विद्या है। इसमें गहराई और विस्तार होता है। इसके तत्व निम्नलिखित है। तो इसके तत्व देखिए कौन कौन है। कथानक की बात करें तो ये कैसा उपन्यास है, उपन्यास का आधार होता है जो घटना और चरित्र को जोड़ता है। दूसरा चरित्र है। चरित्र का मतलब होता है पात्रों का जीवंत और स्वाभाविक चित्रण, है ना। वातावरण, वातावरण का मतलब होता है कि आप कहाँ और किस समय यह वर्णन कर रहे हैं, उस व्यंग्य को किस समय आप लिख रहे हैं या कहाँ से लिख रहे हैं। संवाद, संवाद का मतलब होता है कि पात्रों के बीच बातचीत। जैसे कोई एगो पात्र ये है मान लीजिए और दूसरा पात्र ये है, तो आपसी जो बातचीत करेंगे ना, वो जो बातचीत करेंगे वो क्या हो जाएगा, वह संवाद हो जाएगा। संवाद मतलब बातचीत होता है ना। अच्छा, पांचवा है शैली। शैली का मतलब लेखक का अभिव्यक्ति का तरीका। लेखक आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। उपन्यास के ये तत्व इसके पाठकों के लिए एक रोचक और प्रभावी बनाते हैं, है ना। अगला जो लेख है कविता और छंद पर है। तो कविता और छंद पर लेख आप कैसे लिखिएगा, तो कहता है कि कविता भावों और विचारों का लयबद्ध अभिव्यक्ति है। जो आपके अंदर भावना है, जो आपका जो विचार उठा है, उसे आप लय में किसी चीज़ पर लिख रहे हैं तो क्या हो गया, वह कविता हो गया। छंद कविता का वह हिस्सा है जिसमें शब्दों का क्रम और लय व्यवस्थित होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कविता है जो जिसे आप गा सकते हैं, है ना। तो उसी में उसे कविता कहते हैं क्योंकि उसमें लय होता है। लय मतलब जो गाना का जो सुर होता है उसमें होता है। कविता का मुख्य विशेषता इसकी संवेदनशीलता और गहन अर्थपूर्णता है। छंद कविता को संगीतमय और सौंदर्यपूर्ण बनाता है। संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषा में छंद विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि दोहे, चौपाई और सोरठा। जैसे है कि कामयानी, कामायनी किस विधा की रचना है, तो आप बताइए किस विधा की रचना है। तो इसका जो आंसर होगा वह काव्य होगा। यह एक काव्य है और इसकी विद्या क्या है, काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप भी देखिए
यह काव्य है। ठीक, कहता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस लोक भाषा में की है। तो आप बताइए किस लोक भाषा में किया है। तो इसका जो आंसर है वह अवधी भाषा है। तुलसीदास जी जो है वह रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अवधी भाषा, जिसको रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वह अंग्रेजी में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो अगर आप क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम के, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसमें नैतिकता और अनैतिकता, अपना देश और दूसरे देश के जो संस्कार है, चरित्र है, जो व्यवस्था है, वह उसके बारे में क्या है बताया गया है। तो उसका जो आंसर होगा 4 होगा, है ना, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान जो है वह उपन्यास है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है यह गोदान। नेक्स्ट है कि गीतकार शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की किस विधा पर फिल्म बनाई है। तो गीतकार जो शैलेंद्र साहब है वो फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम नाम के जो विद्या है उस पर क्या है, कहानी पर फिल्म बनाए हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है कि अंधेर नगरी किस विद्या की रचना है। तो आप ही बताइए अंधेर नगरी कैसा है। आप दूसरे क्लास में पढ़े होंगे, दूसरी कक्षा में आप क्या पढ़े होंगे कि एक राजा होता है और वह कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाम का एक कहानी है। और यह कैसा है, एक नाटक है, क्योंकि यह एक नाटक है तो ये क्या हुआ, नाटक होगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो आप बताइए कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी है ना। अब पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो आप देखिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक ऑप्शन में कौन कौन है, जैनेन्द्र साहब है, अज्ञेय जी है, मोहन राकेश है, प्रेमचंद्र है। तो प्रेमचंद्र जी है ना, प्रेमचंद्र जी पंच परमेश्वर और गोदान, जो गोदान था उसका भी लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना संस्मरण है। संस्मरण मतलब कि कहता है कि इनमें से कौन सी जो रचना है वह संस्मरण है। तो आप बताइए कौन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह एक संस्मरण की रचना है, यह एक संस्मरण है ना। यह एकांत संगीत नहीं है, निशा निमंत्रण नहीं है, मधुशाला नहीं है, यह एक क्या है, संस्मरण क्या है, एक क्या भूलूं और क्या याद करूं, यह एक संस्मरण है। निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा बिहार में नहीं बोली जाती है। लोक भाषा, कौन सी लोक भाषा है जो बिहार में नहीं बोली जाती है। तो आप बताइए। मगही बोले जाते हैं, मैथिली, हमारे मैथिली जो मिथिलांचल के वासी सब है क्या है, मैथिली बोलते हैं। मगही जो इधर के सीतामढ़ी टाइप का हो गया, चाहे और दूसरे जगह तक है जहाँ पे मगही बोले जाते हैं। वही भोजपुरी देखिए, अररिया, भोजपुर, सिवान, दूसरे जगह और उधर देखिए तो क्या है, भोजपुरी है। लेकिन अवधी की बात करें तो यह अवध में बोले जाते हैं, यहाँ नहीं बोले जाते हैं। तो अवधी जो भाषा है ना क्या है, नहीं बोले जाते हैं, यहाँ बिहार में नहीं बोले जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे। कैसा लगा यह वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो।